फ्रॉम द मेकर्स ऑफ डार्क, ये लाइन ही काफ़ी है मुझ में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए। सो यांजे फ्रीजे और बारन बोओदर जो डार्क सीरीज के मेकर्स थे, उन लोगों का ये नया सीरीज आया है 1899। ये ओरिजिनली 8 एपिसोड्स का एक जर्मन वेब सीरीज है जिसे इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। 17 नवंबर को ये सीरीज रिलीज हुआ है और मैंने उसी दिन ये सारे 8 एपिसोड्स बिंज वॉच कर लिया था और आज इस वीडियो में मैं इस सीरीज का रिव्यू कर रहा हूँ। पर ये कोई यूजुअल रिव्यू जैसा नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, तो ये रिव्यू मेनली एक फिल्म मेकर के पर्सपेक्टिव से एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए होगा। तो अगर आप भी एक फिल्म मेकर है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस सीरीज का कौन कौन सी चीज मुझे पसंद आया है और कौन कौन सी चीज मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया है। सो बेसिकली दिस इज अ टेक्निकल रिव्यू। और अगर आप एक फिल्म मेकर नहीं है, एक नॉर्मल ऑडियंस है, तो भी आप इस रिव्यू को जरूर देख सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस रिव्यू में मैं बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस सीरीज को देखने के बाद इस रिव्यू को देखिए। और इसीलिए हालांकि मैंने इस सीरीज को रिलीज होने के दिन पे ही देख लिया था, लेकिन ये रिव्यू मैं कुछ दिनों के बाद बना रहा हूं और ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये सीरीज ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन कुछ डाई हार्ड डार्क सीरीज के फैंस को ये रिव्यू थोड़ा सा ऑफेंड कर सकता है, बट ट्रस्ट मी, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ डार्क एंड इट्स क्रिएटर्स एंड आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर देम। और मैं इस सीरीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और इस सीरीज से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी था। तो इसलिए मैंने पहले ही दिन पे इन 8 एपिसोड को एक ही साथ बिंज वॉच कर लिया था। एंड ओवरऑल ये सीरीज मुझे काफी पसंद आया है, लेकिन डेफिनेटली ये डार्क के लेवल पे भी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। तो नाम सुन के ही पता चल रहा है कि ये स्टोरी 1899 में बेस्ड है। तो उस टाइम पे कर्बरोज नाम का एक शिप लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था और इस शिप में रिच लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं और पुअर लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में काफ़ी क्लियर डिफरेंसेस दिखाया गया है। जैसे कि रिच लोग अपर क्लास में ट्रैवल करते हैं और पुअर लोग लोअर डेक में ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्लियरली सोशल डिफरेंसेस दिखाने की कोशिश किया गया है और ये सभी लोग लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे हैं विद देयर ड्रीम्स ऑफ लिविंग देयर पास्ट बिहाइंड एंड स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। और हर एक कल्चर के जो लोग हैं वो अपने अपने नेटिव लैंग्वेज में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर भी आता है इन कैरेक्टर्स के बीच में और ऑडियंस को भी ये देखने में काफ़ी मज़ा आता है। इसी कर्बरस कंपनी का एक दूसरा शिप मिलता है जिसका नाम है प्रोमीथियस, जो 4 महीने पहले गायब हो चुका था और उसका कोई रीजन भी किसी को नहीं पता था। और इस प्रोमीथियस शिप से कुछ मैसेजेस कर्बरोस के कैप्टन को मिलता है और कर्बरोस का जो कैप्टन है वो डिसाइड करता है कि इस शिप को ढूंढ के उसमें जाके ये देखना चाहते थे कि उस शिप के साथ क्या हुआ था। लेकिन जब वो कुछ लोगों के साथ उस शिप में जाते हैं तो फाइंड आउट करते हैं कि वहाँ पे सब लोग मर चुके हैं और इस शिप का भी बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन उन लोगों को एक बच्चा उस शिप में जिंदा मिलता है जिसका रीज़न आपको इमीडिएटली नहीं पता चलता है कि कैसे वो बच्चा जिंदा है या फिर क्यों वही सिर्फ जिंदा है। तो उस बच्चे को लेकर सब लोग कर्बरोस शिप में वापस आ जाता है और फिर उसके बाद से ही कर्बरोस शिप में भी अजीब चीजें होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे प्रोमीथियस में जो चीजें हुआ है वही सिमिलर चीज कर्बरोस में भी शुरू हो जाता है। और इसी तरह से आपको थोड़ा सा ये भी हिंट दिया गया है कि प्रोमीथियस में एक्चुअल में हुआ क्या था और कैसे हुआ था। हर एक एपिसोड में एक एक कैरेक्टर के ऊपर मेनली फोकस किया गया है और हर एक मेन कैरेक्टर अपना कुछ ना कुछ डार्क पास्ट से भाग रहा है। तो ये सीरीज शुरू होता है विद अ डीप नरेशन अबाउट माइंड और यहाँ पे माइंड के कॉम्प्लेक्स सीरीज को ओशन की गहराई के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है मोरा फ्रैंकलिन, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है और उनका खुद का भी एक डार्क पास्ट है जो हमें ग्लिम्सेस में दिखाया गया है। और शुरू से ही हमें दिखाया गया है कि ये जो मोरा फ्रैंकलिन का कैरेक्टर है ये कोई असाइलम में था और ये बार बार कह रहे हैं कि आई एम नॉट क्रेजी, पर इनके साथ जबरदस्ती कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और हमें यह भी बताया गया है कि इनको कुछ प्रॉब्लम की वजह से बच्चा नहीं हो सकता है और इस बात को लेकर ये काफी एंग्शियस भी रहते हैं। और इस सीरीज के दौरान हर वक्त आपको रिमाइंडर दिया जाता है कि ये कुछ भी रियल नहीं है और आपको हिंट दिया जाता है कि ये कोई ड्रीम हो सकता है, लेकिन ये ड्रीम कौन देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है, इसके बारे में उतना क्लैरिटी हमें नहीं मिलता है अंटिल द लास्ट फ्यू एपिसोड्स। और हर एक एपिसोड में उस एपिसोड का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स को एज नाइटमेयर्स देखते हैं और जब वो एक्सपीरियंस एकदम एक्सट्रीम में चला जाता है तो उनका आंखें खुलता है और बैकग्राउंड से एक आवाज़ आता है वेक अप बोल के। तो हमें शुरू से ही ये तो पता चलता है कि यहाँ पे माइंड के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है और इन सभी का कुछ ना कुछ डार्क पास्ट है जिससे ये लोग भाग रहे हैं। और फाइनली आपको पता चलता है कि इस सीरीज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिमुलेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और ये सब कोई ड्रीम में नहीं था, ये लोग एक सिमुलेशन में थे जिसका एक्चुअल क्रिएटर खुद मोरा फ्रैंकलिन है। और लास्ट में आपको ये भी रिवील किया जाता है कि ये एक्चुअली 1899 नहीं है, ये 2099 है।
तो हम सीजन 2 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीजन 2 का नाम होगा 2099। तो ये था बेसिक स्टोरी ऑफ 1899। तो चलिए अभी बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। ये सीरीज मोस्टली शूट किया गया है इन फ्रंट ऑफ अ एलईडी वॉल्यूम और ग्रीन स्क्रीन का कोई यूज नहीं किया गया है। तो जो विजुअल्स है वो बहुत ही यूनिक है। और एलईडी वॉल्यूम अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एक एलईडी स्क्रीन का जायंट वॉल होता है जहाँ पे आप कोई भी एनवायरनमेंट को लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। विद द प्रॉपर कैमरा मूवमेंट्स आप फिल्म को शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैमरा में ही एक सेंसर रहता है जो कैमरा का जो मूवमेंट है उसे रियल टाइम में कैप्चर करता है और उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट का क्या मूवमेंट होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द कैरेक्टर्स ये रियल टाइम में शो करता है। तो कैमरा में ही सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में वीएफएक्स करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ इस शो को शूट किया गया है। इससे पहले आई बिलीव कि स्टार वॉर्स मैंडलोरियन भी इसी टेक्नोलॉजी के साथ शूट किया गया था। तो अभी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज हो रहा है और इसके पीछे अनरियल इंजन 5 का भी बहुत ही ज़्यादा हाथ है। सो एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोडक्शन, ये सीरीज टेक्निकली फ्लॉलेस है। इसका जो सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अमेजिंग है। कलर ग्रेडिंग भी ऑन पॉइंट है और जैसे कि आप समझ सकते हैं इस सीरीज में काफ़ी सारा जॉनरा का मिक्स है। जैसे कि ये मोस्टली एक पीरियड ड्रामा है लेकिन कई कई जगह पे ये साई-फाई, कहीं पे सस्पेंस थ्रिलर, कहीं पे हॉरर और कहीं पे डिस्टोपियन जॉनर्स को टच करता है। तो इन सब के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग से बहुत ही अच्छे से किया गया है। फिर भी एक कोहेसिव लुक भी रखा गया है। बहुत ही सीमलेसली ये सीरीज एक जॉनर से दूसरे जॉनर में स्विच कर जाता है। इसके साथ इस सीरीज का जो म्यूजिक है वो भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और इस सीरीज में बहुत ज़्यादा एक्शन भी है। तो ये जो एम्बियंस इन्होंने क्रिएट किया है और ईच एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है। तो ये शो आपको अपने साथ बांध के ज़रूर रखेगा। तो सिर्फ विजुअल्स को एंजॉय करने के लिए मैं ये सीरीज आपको देखने को ज़रूर रिकमेंड करूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स दैट आई फाउंड। तो इस सीरीज का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा है वो है इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है सिमुलेशन थ्योरी। अभी मुझे इस कॉन्सेप्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसका जो एग्जीक्यूशन इस सीरीज में किया गया है वो एग्जीक्यूशन मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा है। आई फील लाइक कि इन्होंने ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिया है वो सिर्फ ट्विस्ट एंड टर्न्स देने के लिए ही दिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट माइंड बेंडिंग। ऐसा लगता है कि डार्क बनाने के बाद क्रिएटर्स खुद ही अपने आप के इंटेलिजेंस के प्रेशर में आ चुका है कि उनको कुछ ऐसा डिलीवर करना ही है जिसे देख के ऑडियंस का माइंड बिल्कुल ब्लोन अवे हो जाए। पर इस चक्कर में मुझे लगता है कि उनका जो ये रिविलेशन है, जब लास्ट में आपको पता चलता है कि ये सब कुछ एक सिमुलेशन था, तब वो उतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता है। इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट है जैसे कि सिमुलेशन थ्योरी या फिर वर्चुअल रियलिटी, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 1899 से ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूट किया गया है कुछ और सीरीज और फिल्म्स में। और अगर आप इस तरह का फिल्म्स और सीरीज ऑलरेडी देखते हैं तो आपको ये सीरीज थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल लगेगा और इसका एग्जीक्यूशन भी उतना कुछ खास नहीं लगेगा। बहुत सारे जगह पे ये आपको मैट्रिक्स का याद दिलाएगा, कई जगह पे ये आपको वेस्ट वर्ल्ड की तरह लगेगा। इसके अलावा वैनिला स्काई, सोर्स कोड एंड इवन इंसेप्शन, इन सभी फिल्म्स का झलक आपको इस सीरीज के ऊपर देखने को मिलेगा। और ये सभी फिल्म्स जो अभी मैंने मेंशन किया है, इन फिल्म्स में उन फिल्म्स का जो कॉन्सेप्ट है उनको 1899 से ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है, ये मेरा मानना है। इसके अलावा एक और लो बजट फिल्म है जिसका नाम है ट्रायंगल। उस फिल्म के साथ भी इस सीरीज का बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज आपको नोटिस होगा। और दोनों में ही ये तो कहीं पे डायरेक्टली मेंशन किया नहीं गया है कि इस फिल्म के साथ या फिर इस 1899 सीरीज के साथ बर्मुडा ट्रायंगल का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन ट्रायंगल फिल्म में भी जो शिप था उसका नाम था ट्रायंगल और इस 1899 सीरीज में भी ट्रायंगल लोगों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है थ्रू आउट द एंटायर सीरीज। आपको बहुत सारे जगह पे ये ट्रायंगल देखने को मिलेगा एज ईस्टर एग्स। जैसे कि एक कैरेक्टर का जो ईयर रिंग है वो इस शेप का है, जो जापानीज कैरेक्टर है उनका जो रोब है उसमें भी ये ट्रायंगल लोगो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसका एक रीजन इस सीरीज में ऑलरेडी दिया गया है। जो शिप कंपनी था और जो सीमिंगली ये जो सिमुलेशन है उसे रन कर रहा था, उस कंपनी का जो लोगो है वो ये ट्रायंगल था। तो इस सीरीज के साथ मेरा जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि ये जो सिमुलेशन थ्योरी है इसको पहले से हिंट देना चाहिए था और अचानक से ये रिवील नहीं करना चाहिए था। हालांकि एंटायर सीरीज में शुरू से ही आपको बताया जा रहा है कि ये कुछ भी रियल नहीं है या फिर सब कुछ एक ड्रीम हो सकता है और वेकअप जो कीवर्ड है वो बार बार आ रहा था। इवन शुरू के कुछ एपिसोड्स में आपको ये भी दिखाया गया है कि कोई कुछ टीवी से इन सब के ऊपर नज़र रख रहा है। इसके साथ मॉरा फ्रैंकलिन का जो कैरेक्टर है उसका तो डार्क पास्ट था ही, वो एक असाइलम में था, उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तो इन सब से ये तो पता चल रहा था कि माइंड या फिर मेमोरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और वो कैरेक्टर बार बार आई एम नॉट क्रेजी भी कह रहा था।
फिर यहाँ पे कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसे देख के आपका थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आता है, जैसे कि पहले एपिसोड में जो डाइनिंग रूम का सीन था वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल तो चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक सीन में अचानक से हर कोई एक ही साथ चाय का सिप लेता है। तो ये देख के आपको थोड़ा सा लगता है कि शायद इन सब में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। फिर आपको ये भी कहा जाता है कि हर कुछ फिर से हो रहा है और इस बार ये लूप को ब्रेक करना है एंड दिस टाइम दे विल वेक अप। और अगर ये एक ड्रीम है तो ये ड्रीम देख कौन रहा है? मॉरा फ्रैंकलिन देख रहा है या फिर जो कैप्टन है वो देख रहा है? इवन कैप्टन का भी एक डार्क पास्ट है। तो ये सीरीज आपको शुरू से ड्रीम्स की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन बाद में जाके ट्विस्ट के नाम पे आपको सिमुलेशन थ्योरी चिपका देता है। सो दैट आई फेल्ट अ बिट सडन। मेकर्स आर डेफिनेटली ग्रेट फिल्म मेकर्स एंड स्टोरी टेलर्स एंड दे नो देयर क्राफ्ट, पर मुझे लगता है कि शुरू से ही सिमुलेशन थ्योरी का थोड़ा सा और ज़्यादा हिंट दे सकते थे, और अगर वो देखे भी इस सीरीज को अनप्रेडिक्टेबल किया जाता तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि एज एन ऑडियंस हमें लगता कि अरे ये तो पहले से ही हमें हिंट दे रहा था लेकिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। सो दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्विस्ट है वो लगता है कि कुछ और नहीं मिला तो सिमुलेशन थ्योरी से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैं कोई भी सीरीज में यही सबसे ज़्यादा फियर करता हूँ कि एक सीरीज में ट्विस्ट के नाम पे या फिर सीरीज को इंटरेस्टिंग करने के नाम पे कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्या आखिर में आपको क्लाइमैक्स में एक सैटिस्फाइंग आंसर दे पाएंगे कि नहीं, जिसमें आपका जो भी क्वेश्चन पूरा का पूरा जो सीरीज है उसमें अराइज होगा उन सब का आंसर आपको सेटिस्फाइंग वे में बाय द एंड ऑफ द सीरीज आपको मेकर्स दे पा रहे हैं कि नहीं, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं जब खुद भी कोई स्टोरी लिखता हूँ तो मैं पहले ये इंश्योर करता हूँ कि मेरा जो कंक्लूजन है वो सेटिस्फाइंग होगा कि नहीं, और अगर मेरे पास सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो फालतू में मुझे कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स देने का जरूरत नहीं है। लेकिन वेब सीरीज का यही फॉर्मेट है कि आपको बिंज वॉच करने में मजबूर कर दे, तो इसलिए ये लोग इस तरह से स्टोरीज को डिजाइन करते हैं और हर एक एपिसोड को भी इस तरह से डिजाइन करते हैं कि बाय द एंड ऑफ द एपिसोड आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो इनको देना ही है ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड देखने में मजबूर हो जाओ। जैसे कि थर्ड या फिर फोर्थ एपिसोड के लास्ट में ये जो कर्बरोस शिप है, जिस शिप से ये लोग लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे, ये शिप गायब हो जाता है या फिर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन बाद में इसका कोई रीजन नहीं दिखा पाए। हर चीज का एक ही आंसर है, सब तो सिमुलेशन था तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, या फिर ड्रीम है तो ड्रीम में भी कुछ भी पॉसिबल है। फिर आप देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स शिप से जंप कर रहा है, तो यही कुछ कैरेक्टर्स क्यों जंप कर रहा है, बाकी ने क्यों नहीं किया। तो ये सब बहुत ही शॉकिंग एलिमेंट्स तो आपको दिखाया जाता है, लेकिन उसका कोई सही से आंसर आपको नहीं मिलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। हर सवालों का जवाब यही है कि ये तो एक सिमुलेशन था और कुछ भी रियल नहीं था, तो इन सब क्वेश्चंस का कोई मतलब भी नहीं है। फिर वो जो बॉय था उसको भी शिप से नीचे पानी में गिरा दिया जाता है और वो बच्चा मर जाता है, लेकिन बाद में कर्बरोस शिप में वो बच्चा फिर से आ जाता है, तो उसे देख के बाकी लोग भी डर जाते हैं और उस बच्चे को उसी कैबिनेट में बंद कर दिया जाता है, जो एक हिंट है कि प्रीवियस सिमुलेशन में प्रोमेथियस में क्या हुआ होगा। तो हो सकता है कि ये सब सिमुलेशन में तो है, लेकिन इनका जो रियल मेमोरीज है वो इनके साथ सिमुलेशन में टाइड है, तो इसलिए ये लोग एक ग्लिच के साथ अपने रियल मेमोरी में कई कई टाइम पे चले जाते हैं और उसी डार्क पास से ये लोग भाग रहे हैं। और लास्ट में आपको यह भी देखने को मिलता है कि 2099 में सिमुलेशन के टाइम पे भी यही सब लोग सिमुलेशन में है, पर फिर भी अगर कुछ भी रियल नहीं है तो इन सब लोगों का जो पास्ट है ये जानने के बाद कि ये एक सिमुलेशन था, आपको इन सब को लेकर कुछ भी उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। इट फील्स लाइक द मेकर्स आर ट्राइंग सो हार्ड टू मेक इट माइंड बेंडिंग फॉर द सेक ऑफ इट बट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज। एंड फाइनली एक बहुत ही ओवर यूज्ड ट्रेट है जो मुझे इस सीरीज में बिल्कुल ही पसंद नहीं आया है, वो है कि मॉरा फ्रैंकलिन खुद द क्रिएटर है। यह कुछ उस तरह का हो गया कि टेनेट में प्रोटैगनिस्ट खुद फ्यूचर में टेनेट फॉर्म किया है और उसे खुद ही पता नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है मॉरा फ्रैंकलिन का जो बच्चा नहीं हो सकता है, इससे रिलेटेड कोई बहुत ही ज़्यादा पेन है जिसे वो भूलना चाहते हैं और इसके वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके ये सिमुलेशन क्रिएट किया है जहाँ पे वो अपने बच्चे को जिंदा रख सकते हैं और खुद ये भूल जा सकते हैं कि उसका जो बच्चा है वो एक्चुअल लाइफ में शायद नहीं है। और इस सीरीज़ का जो पेसिंग है वो किसी किसी लोगों को थोड़ा सा स्लो लगा है, लेकिन मुझे पेसिंग से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं लगा है। मुझे इस सीरीज़ का जो पेसिंग है वो बिल्कुल एप्ट लगा है, ना ज़्यादा स्लो है और ना ही ज़्यादा फास्ट। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देख सकते हैं। इट्स अ डेफिनेट वॉच जस्ट फॉर द विजुअल्स, और ये जो इंडिविजुअल एपिसोड्स हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल बोरिंग भी नहीं है। आपको देखने में तो काफ़ी मज़ा आएगा, सिर्फ एंड में जाके जो क्लाइमैक्स है वो हो सकता है आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग ना लगे। लेकिन जैसे कि ये एक सीरीज़ है तो आई एम श्योर कि सीजन 2 में हो सकता है कि हमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिले, बट आई एम श्योर दे विल क्रिएट मोर क्वेश्चंस इन डूइंग सो। सो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ loopholes फॉर फिल्म्स ऑफ these genres where paradoxes are involved. But still, I feel Dark was better at tying everything together by the end of it.
So that was it for today, guys. I'll see you in the next video.